नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, जिसे हम एनएससीवी कहते हैं, उसकी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के दिल में बसती है और जिसका मकसद है हमारे सबसे कमजोर लोगों के हक की हिफाजत करना। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं ना कि कोई भी संविधान अपने सबसे कमजोर समुदायों की रक्षा आखिर करता कैसे है। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब एनसीएससी जैसी संस्थाओं के होने में ही छिपा है। ये वो संरक्षक हैं जिन्हें हमारे संविधान ने ही बनाया है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, जब सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे। फिर जानेंगे कि एक पूरा कमीशन कैसे बना, आज इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझेंगे, और हाँ, इसकी शक्तियां क्या हैं ये भी देखेंगे। और आखिर में हम उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर भी नजर डालेंगे जो इसे और मजबूत बनाते हैं। तो चलिए एक कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी किसी बड़े ताकतवर आयोग से शुरू नहीं होती, नहीं। इसकी शुरुआत होती है बस एक अकेले समर्पित अधिकारी से। तो बात ऐसी है कि शुरुआत में हमारे संविधान के आर्टिकल 338 ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लिए सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान किया था। सोचिए, बस एक व्यक्ति, और उसका काम था इन समुदायों के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों पर नजर रखना और अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को देना। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है, जरूरतें भी बदलती हैं और फिर व्यवस्था भी बदलती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो एक व्यक्ति वाली प्रणाली थी, ये कैसे विकसित हुई और एक ज्यादा मजबूत ढांचे में ढल गई। इस विकास के कुछ बहुत अहम पड़ाव रहे हैं। 1990 में 65वें संविधान संशोधन के जरिए एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन की नींव रखी गई। फिर आया साल 2003, जब 89th संशोधन ने इस एक कमीशन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और आखिरकार 2004 में वो एनएससीएससी अस्तित्व में आया, जिसे हम आज जानते हैं। और ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक अकेले अधिकारी की निगरानी से हटकर एक पूरे बहुसदस्य आयोग की तरफ। इसका सीधा सा मतलब था कि अब इस बॉडी के पास ज्यादा अधिकार थे, ज्यादा रिसोर्स थे और इन समुदायों की रक्षा करने की कहीं ज्यादा शक्ति थी। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आज पर आते हैं। आज ये एनएससीसी कैसा दिखता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, चलिए जानते हैं। आज के समय में इस आयोग में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 दूसरे सदस्य होते हैं। और इन सभी की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, जिससे इस पद की गरिमा और भी बढ़ जाती है। इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। और एक बहुत जरूरी बात, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग में हमेशा नए विचार और नई ऊर्जा बनी रहे, कोई भी सदस्य 2 से ज्यादा बार इस पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये आयोग असल में कर क्या सकता है। इसके पास ऐसी क्या शक्तियां हैं जो इसे इतना खास और इतना जरूरी बनाती हैं। और यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब एनएचआरसी किसी भी मामले की जांच कर रहा होता है तो उसके पास एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती हैं। मतलब ये सिर्फ एक सलाह देने वाली बॉडी नहीं है, इसके पास असली कानूनी ताकत है। तो इन शक्तियों का मतलब क्या है, जरा सोचिए। आयोग देश के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकता है, किसी भी दस्तावेज को पेश करने का हुक्म दे सकता है, हलफनामे पर सबूत ले सकता है, किसी भी कोर्ट या सरकारी ऑफिस से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकता है और गवाहों की जांच के लिए समन तक जारी कर सकता है। ये वाकई बहुत बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन काम सिर्फ जांच तक ही नहीं रुकता। एनसीएससी उन सभी बड़े नीतिगत मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी देता है, जिनका असर अनुसूचित जातियों पर पड़ता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि इन समुदायों की आवाज वहां तक पहुंचे जहां देश के लिए बड़े फैसले लिए जाते हैं। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। एनसीआरसी अकेले काम नहीं करता, ये तो सुरक्षा के एक बहुत बड़े संवैधानिक ढांचे का एक अहम हिस्सा है। मतलब हमारे संविधान में और भी कई आर्टिकल हैं जो एनसीएससी के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि अनुसूचित जातियों का उत्थान हो, उनकी सुरक्षा हो और उन्हें समानता मिले। मिसाल के तौर पर देखिए, आर्टिकल 15 जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है।
आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करता है। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, और आर्टिकल 332 राज्य की विधानसभाओं में उनके लिए सीटें रिजर्व करता है। ये एक पूरा सुरक्षा कवच है। तो हम इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक संवैधानिक प्रहरी या वॉचडॉग का होना सरकार के कामकाज और आम नागरिकों की जिंदगी पर आखिर क्या असर डालता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और सबके लिए न्याय के वादे से सीधे जुड़ा है।